मांगा के स्टार्टिंग पैनल में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है, जिस सिटी के किसी एक बिल्डिंग के ऊपर हमारा एमसी भी मौजूद था। इसके अलावा इस पूरी सिटी को एक बड़े से म्यूटेंट मॉन्स्टर और उसके आगे छोटे ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था, और वो सारे ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मारकर खाने में लगे हुए थे। जिस बिल्डिंग के ऊपर हमारा एमसी था उसके साथ दो शख्स भी मौजूद थे, और उनमें से एक हमारे एमसी को लात मारता है और दूसरा, जो कि हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड है, वो हमारे एमसी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क देती है। वो दोनों ही बंदे हमारे एमसी को जलाकर मारने वाले थे, और उनमें से एक के पास एक टोकन था जिसका नाम था द ग्रेट सिक्स हेल। तभी एमसी देखता है कि उसने उस टोकन को एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें से एक डीमन बीस्ट बाहर निकल रहा होता है। साथ ही में वो बंदा हमारे एमसी को ये भी बताता है कि इन सभी zombies ने तुम्हारी छोटी सिस्टर को खा लिया, अब ये तुम्हें भी खाएंगे। ये सब कुछ कभी भी नहीं होता अगर तुम्हारी छोटी सिस्टर ने मुझे ये टोकन ना दिया होता। इसके अलावा जो तुम्हारी छोटी बहन का ब्लड था वो हमारे लिए काफी यूजफुल निकला, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी यूजर थी। गॉड से ब्लेस्ड होने के बावजूद तुम्हारी बहन ने बेवकूफ़ी दिखाई, और तुम उसकी बेवकूफ़ी का इंजाम भुगतोगे। ये कहकर वो दोनों उड़कर यहाँ से जाने लगते हैं, और जो हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड थी वो हमारे एमसी के ऊपर जला हुआ लाइटर फेंक देती है, और जो डीमन बीस्ट उस टोकन से निकला था वो अपने सामने उस म्यूटेंट मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। दूसरी तरफ जहां वो मॉन्स्टर लड़ रहे थे, हमारा एमसी धीरे धीरे करके जल रहा था। एमसी सोचता है अगर मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया तो मैं ये सब कुछ दोबारा होने नहीं दूंगा। तभी इसको अपने अंदर एक आवाज आती है, अगर ऐसा है तो इसको सच करके दिखाओ। जैसे ही हमारा एमसी आंखें बंद करता है तो वो फ्लेम उसके हार्ट तक पहुंचती है, और उसके आय तक पहुंचने के बाद हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है। बट हमारे एमसी के लिए हैरानी की बात ये थी, जो उसने अभी कहा था वो सच कैसे हो गया, और जो उसके अंदर से आवाज आई थी क्या वो सच में थी। फिर वह अपने मोबाइल को निकालकर चेक करता है, जहां पर जुलाई 1 2028 था, यानी कि अपोकलिप्स के शुरू होने से पहले का दिन। हमारा एमसी बाथरूम में जाकर अपने फेस को देखता है, जहां पर उसके राइट आई में एक फ्लेम जल रही होती है। एमसी कहता है कि मेरी आई गोल्डन हो चुकी है, क्या ये वही फायर है जो कि मेरी पिछली लाइफ में मेरे को जला रही थी। फिर वो अपनी जैकेट पहनकर बाहर जाके सोचता है कि अपोकलिप्स 3 दिन बाद शुरू होने वाला है, और किसने सोचा होगा कि 3 दिन बाद ये पूरी शांत जगह एकदम नष्ट हो जाएगी। इंसान धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाएंगे, और इस जगह पर स्ट्रेंज गॉड्स अपीयर होना भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंसान सुपर पावर्स को भी गेन करेंगे, लेकिन तब भी सिटी को नहीं बचा पाएंगे, और कुछ ऐसे भी राक्षस जैसे लोग होंगे जो कि इंसानों को मारेंगे अपनी सुपर पावर्स होने के बावजूद। आगे बस सरवाइव करने के लिए ही सबसे बड़ी रिसोर्स होगी, और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रियो लान और मेरा बेस्ट फ्रेंड सी जुन, ये दोनों ही मुझे आगे चलकर धोखा देंगे, क्योंकि मुझे याद है मेरी पिछली जिंदगी में उन दोनों ने ही मिलकर मुझे जलाकर मारा था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर लान को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रुओ की तरफ से कॉल आता है। जैसे ही लान कॉल उठाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड रुओ उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने आखिर इतनी देरी से कॉल क्यों उठाया, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो। लान सोचता है बिल्कुल यही इसका करेक्टर है, जो भी चीज इसके हिसाब से नहीं होती ये हमेशा ब्रेकअप का नाम लेकर मुझको धमकाती है। और पहले तो मैं एक नंबर का बेवकूफ़ था जो कि इसको हमेशा मनाने की कोशिश करता था, और अब लान रू से कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो करो। फिर रू कहती है क्या कहा, एक बार जरा फिर से बोलना। लान कहता है मैंने ये कहा अगर तुम यही चाहती हो मेरे साथ ब्रेकअप करना तो कर लो, मैं तंग आ चुका हूँ तुम जैसी लड़की को संभाल संभाल कर, अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर कॉल काट देता है और अपने मोबाइल को जेब में रख लेता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लान कहता है अब मुझे वो करना होगा जो मैंने पहले नहीं किया। अब हम रुओ के घर को देखते हैं, जहाँ पर रुओ गुस्से में अपने फोन को फेंक देती है क्योंकि लान ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसकी बिस्तर में लेटा हुआ सी जून, जो कि लान का बेस्ट फ्रेंड है, वो रुओ से पूछता है क्या लान को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। रो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लान को इसके बारे में पता चला हो, मैं उसको जहाँ जाने के लिए कहती हूँ वो वहां जाता है और वो हर वक्त मुझको अटेंशन देता है। सी जुन रो से कहता है तुम इतनी चिंता मत करो, मेरे दादा है जिन्होंने मुझको एक काम दिया है, एक एशियन हेयरलूम्स को कलेक्ट करना जो कि किसी फैमिली के पास है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि उस हेयरलूम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और मुझे उसको जल्दी ही ढूंढना होगा क्योंकि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। वो बताती है कि सियायान जो कि लून की बहन है, मैंने देखा था कि उसके पास एक एशियंट टोकन था
जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और बहुत ज्यादा बदसूरत। जब रू मेरे पास एक पागल कुत्ते की तरह वापस आ जाएगा तो मैं उससे कहूंगी कि वह अपनी बहन से वो टोकन लेकर मेरे को दे दें। रू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वह लून की बहन से वो टोकन निकलवा लेगी। उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी एशियन टोकन को दिखाया जाता है जिसकी तलाश सी जुन को है, और वो टोकन होता है हमारे मेन कैरेक्टर लून की बहन के पास। लून 13 किलोमीटर दूर अपनी बहन के पास आया है उस टोकन को लेने के लिए। उसकी बहन उससे पूछती भी है क्या कुछ बुरा हुआ है। लून यून से कहता है क्या तुम्हें अपने बड़े भाई पर ट्रस्ट है। यून कहती है हाँ, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। मैं आंखें बंद कर कर भी विश्वास कर लूंगी कि आप जो भी करोगे मेरे अच्छे के लिए करोगे। ये कहने के बाद यून लून को गले लगा लेती है। लून यून से कहता है कि अभी के लिए तुम स्कूल जाओ और जब तुम स्कूल से वापस आओगी तो अपना सामान पैक कर लेना। अब इसके बाद तुम मेरे घर पे रहने वाली हो। उसके बाद यून वहां से जाने लगती है और जाते हुए भी वो लून से कहती है कि ब्रदर मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। यून को जाते देख लून सोचता है जब अपोकलिप्स आएगा तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरी बहन कम से कम जिंदा रहे। उसके बाद वो उस टोकन को बाहर निकाल कर देखता है आखिर इस टोकन के अंदर कुछ डिफरेंट है कि नहीं। तभी उसके राइट साइड में जो उसकी गोल्डन आई थी उसमें से एक फायर निकलती है और उस टोकन को एक्टिवेट कर देती है। टोकन एक्टिवेट होते ही लून उस टोकन से किसी बीस्ट को समन करने के बजाय उस टोकन के अंदर ही चला जाता है। लून उस टोकन के वर्ल्ड में एंटर करते ही अपने सामने एक कैसल को देखता है जहां पर हर एक कैसल के फ्लोर के अंदर काफी ज्यादा डरावने और ताकतवर मॉन्स्टर और डीमन थे। लून नीचे उतरकर उन मॉन्स्टर्स को देख ही रहा था तभी उस कैसल के ऊपर के क्लाउड्स में से थंडर स्टॉर्म होने लगती है और उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगती है। लून ये देखकर शॉक्ड हो जाता है आखिर इस कैसल के अंदर मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं और आखिर ये लाइटनिंग इन लोगों को मार क्यों रही है। इसके बाद लून के अंदर से एक आवाज आती है तो अब क्या तुम डर गए। फिर लून के सामने कोई आता है और वह लून को अपना नाम बताता है जो कि है सुडाजी, और वह इस जगह के बारे में बताती है जो कि है हेल्स प्रिजन वार्डर, मतलब कि वो लून का इस हेल में स्वागत करती है उसको वार्डन कह के। डाजी लून को बताती है कि 10,000 साल पहले इमोर्टल एम्परर ने 12 इमोर्टल्स को इकट्ठा करके एक टावर को बनाया जिसको द डीमन सप्रेसिंग टावर भी कहा जाता है, और ये टावर द 6 ग्रेट हेल में से एक है। जिन भी गॉड्स या डीमन ने कुछ भी क्राइम करा हो उनको हमेशा इसी टावर के अंदर डाला जाता था, और हर वक्त दिन और रात हेवनली लाइटनिंग इस टावर के ऊपर गिरती है जिससे इस टावर के अंदर के सभी डीमंस को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। और जो टोकन लून के हाथों में है इसी टोकन की वजह से लून इस टावर के दरवाजे को खोल सकता है। लून कहता है तो इसलिए तुम मुझे वार्डन कह रही हो। डाजी कहती है वार्डन, अगर आप चाहो तो आप इस टावर के अंदर एंटर करके सभी प्रिजनर्स को देख सकते हो। और कैसा रहेगा अगर मैं आपको इस टावर से रिलेटेड और डिटेल्स और सारी रिपोर्ट्स दूं। तो लून उस टावर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो उस टावर के अंदर जाता है तो हेवनली लाइटिंग उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो लून की राइट गोल्डन आई थी उसमें से फ्लेम निकलती है और वो लून को बचा लेती है। ये देखकर डाजी भी हैरान। वो लून से कहती है वार्डन, जो तुम्हारी राइट आई है उसके अंदर नेदर फायर सीड है और अपनी इसी राइट आई की वजह से तुम कैपेबल हो गए अपने आप को रिबॉर्न करने में। लून उसके हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि डाजी उसके फेस को टच करने वाली थी। साथ ही में उससे ये भी पूछता है क्या वो तुम्हारी ही आवाज थी जो कि मुझे मेरी पिछली लाइफ में मरते वक्त सुनाई दी थी। डाजी बताती है हाँ, क्योंकि मेरा जिया फैमिली के साथ काफी गहरा बॉन्ड है। 6 ग्रेट हेल की एक गाइडर के रूप में मैं आपको उन विलन्स के हाथों नहीं मरने दे सकती थी। जब आपके अंदर गुस्सा और पछतावे जैसे इमोशंस आ रहे थे इसी की वजह से आपने अपनी इन पावर्स को अवेकेंड किया जिसका नाम है नेदर फायर सीड। लून सोचता है तो इसी की वजह से मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, तो मैंने अपोकलिप्स शुरू होने से पहले अपनी पावर्स को अवेकेंड कर लिया है, तो अभी मेरे पास मौका है सब कुछ बदलने का। लून दादी से कहता है कि वो उसको उस टावर के अंदर लेके चले। जब दादी लून को उस टावर के अंदर ले जा रही थी तो वो उसको बताती है द 6 ग्रेट हेल 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। आपकी करंट सोल पावर को देखते हुए आप सिर्फ उसी डोर तक जा सकते हो जहां पर वीक मॉन्स्टर्स है, और अगर आप जितना टावर के ऊपर जाओगे आपके सामने उतने ही ताकतवर मॉन्स्टर्स आएंगे और उनसे सामना करने के लिए आपको अपनी सोल पावर को बढ़ाना होगा। लून अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि उसको जाना पहचाना लग रहा था। तभी इसको याद आता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको सी जून मेरे बेस्ट फ्रेंड ने समन किया था। तभी वो डीमन बीस्ट लून के मुंह पर घुर्राता है और एकदम से शांत भी हो जाता है और कहता है अच्छा तो ये आप हो न्यू वार्डन, मैं ना जाने हजारों सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ।
अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बेहिचक बोल देना, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूँ। ये कहने के बाद वो डीमन बीस्ट लून के फेस पर उसको किस करने के लिए आता है, लेकिन दादी उसको रोकते हुए कहती है, तुम बेशरम ब्लैक बेयर ऐसे वार्डन के फेस पर किस नहीं कर सकते, अब तक तो मैंने भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद ही वो दोनों लून को जानवरों की तरह चाटने लगते हैं। एक और डीमन बीस्ट जो कि उनकी ही जेल के बगल में कैद था, वो लून की तरफ देखते हुए सोचता है, हजारों साल पुराने डीमन किंग्स जो कि थोड़ी देर तक जेल में क्या कैद रहे, वो तो कुत्ते बन जाते हैं और न्यू वार्डन को देखते ही उसको चाटने लगते हैं जानवरों की तरह। इसके अलावा इस न्यू वार्डन में खास बात है भी क्या, सिवाय इसके पास टोकन है। अगर न्यू वार्डन तुम मुझको सबमिट करना चाहते हो तो उस हेवनली लाइटनिंग को कुछ और हजारों सालों तक मुझ पर गिरने दो और उसके बाद मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लून सोचता है कि इस टावर के अंदर सू डाजी, ब्लैक बेयर जैसे लेजेंडरी क्रिएचर्स कैद है और मेरी तो इस पर नजर ही नहीं गई। और जैसे ही लून उस डीमन गॉड की तरफ देखता है तो वो कहता है, रुको, ऐसा तो नहीं कि ये लाई ज़ेंजी है। ताजी कहती है, वेल डन वार्डन, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आप इसको पहली बार देख के ही पहचान गए। ताजी बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स को रैंक के अंदर बांटा गया है, जैसे कि सोल्जर, कमांडर, किंग और सेज। और इस समय वार्डन आप टावर के उस लेवल पर हो जहां पर आपको सिर्फ जनरल लेवल के ही मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि काफी लो लेवल के। अगर आप अपने सामने और ताकतवर लेवल के मॉन्स्टर्स को देखना चाहते हो, जैसे कि सेज लेवल के, तो आपको टावर के ऊपर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स इमॉर्टल भी हो। मैंने लेडी लूवा के मुंह से ये कहते हुए सुना था कि इस वर्ल्ड के अंदर पहले गॉड लेवल के मॉन्स्टर्स भी थे, लेकिन वो वक्त के साथ गायब हो गए। और अगर वार्डन आप मेहनत करो तो आप इस टावर के सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पाओगे और ये टावर पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। इस टावर के सबसे लोएस्ट लेवल के मॉन्स्टर्स जो कि जनरल लेवल के हैं, वो खुद में ही इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स है। अगर मैं इस टावर के एकदम टॉप में चला गया तो मेरा सामना ना जाने कितने ही ताकतवर मॉन्स्टर से होगा। लून सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता इस टावर के अंदर के डीमन बीस्ट कितने ज्यादा ताकतवर है, वो सारे के सारे एक दिन मेरे होने वाले हैं। दाजी कहती है, आपकी करंट सोल पावर को देखते हुए आप बस जनरल लेवल के ही प्रिजन तक जा सकते हो। इस टावर के टॉप तक पहुंचने के लिए आपको सोल पावर को एब्जॉर्ब करना होगा, उनको लाइट अप करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस टावर के अगले लेवल तक जा पाओगे। लून सोचता है, मेरी सोल पावर मेरी एबिलिटी से अलग है क्योंकि मेरी एबिलिटी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल और ज़ॉम्बीज को एब्जॉर्ब करती है। अगर मुझे अपनी सोल पावर को बूस्ट करना है तो इसके लिए मुझे गॉड्स को मारना पड़ेगा। 3 दिन बाद इस वर्ल्ड के अंदर गॉड्स आएंगे और उनको मारकर मैं अपनी सोल पावर को बूस्ट करूंगा। तो अभी के लिए थोड़ी नेसेसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा लून आ जाता है एंटिक स्ट्रीट एरिया में, जहाँ पर उसको तलाश थी बाइंडिंग इमॉर्टल रोप की। और उसकी प्रीवियस लाइफ में एक ऐसा एबिलिटी यूजर था जिसके पास ये रोप थी और वो सबसे ज्यादा ताकतवर था उस वक्त। और अब अभी की लाइफ में लून उस एबिलिटी यूजर से पहले उस रोप को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है। उसको ये बात पता थी कि वो एंटिक रोप उसको इसी एरिया के अंदर मिलेगी और कोई भी एंटिक चीज उसकी फायर सीड आय से कभी भी नहीं छिप सकती। उसी वक्त वहां पर सॉन्ग टियन आ जाते हैं जो कि सॉन्ग फैमिली के हेड है और सी जून के फादर भी। इसके अलावा उनके साथ आए हैं एल्डर हुआंग जो कि एंटिक चीजों को ढूंढने में माहिर है। तभी टियान को अपने सामने लून दिखता है और वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं, आखिर लून यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो याद करते हैं सी जून यानी कि उनके बेटे ने लून के बारे में उनको बताया था कि लून एक नंबर का बेवकूफ लड़का है और उसको मैन्युपुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। टियान के अजीब से बिहेवियर को देखकर एल्डर हुआंग उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। टियान कहता है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने तो बस अपने सामने किसी जाने पहचाने बंदे को देख लिया, हम अपनी सर्चिंग कंटिन्यू रखते हैं। एल्डर हुआंग टियान को टेंशन ना लेने के लिए कहते हैं क्योंकि एंटिक चीजों को ढूंढना एल्डर हुआंग के लिए बाएं हाथ का खेल है। टियांग सोचता है कि एक बार मेरे सपने के अंदर मेरे कुछ एल्डर्स आए जो कि मुझसे कह रहे थे कि मुझे एंटिक चीजों को कलेक्ट करना चाहिए, तो मैं अपने साथ एल्डर हुआंग को लाया हूँ जो कि मेरी इसमें मदद करेंगे। उनकी स्पेशलिटी ही है एंटिक और पुरानी चीजों को पहचानना। तभी एल्डर हुआंग को अपने सामने एंटिक रोप दिखती है जिसको वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। इससे पहले कि वो उस एंटिक आइटम को लेकर खरीदते उनसे पहले ही लून उस एंटिक आइटम को लेकर शॉपकीपर से पूछता है, आखिर ये कितने का है। शॉपकीपर बताता है कि ये आइटम काफी ज्यादा पुराना और एंटिक है तो इसका अमाउंट है 10,000 वॉन। ये सुनकर लून कहता है, 10,000 वॉन, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उस आइटम को थोड़ा करीब से देखने के बाद लून उस शॉपकीपर को बताता है कि ये आइटम एंटीक होने के बावजूद इसमें एक छोटा सा क्रैक है, तो इसके लिए तुम्हें मुझे इस आइटम की थोड़ी कम कीमत में मुझे ये बेचना होगा।
कम से कम 100 युआन में। ये सुनकर उस शॉपकीपर का दिमाग खराब हो जाता है और वो लून से उसको छीन कर कहता है कि 100 युआन ये जाकर किसी और को बेचो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो बच्चे। एल्डर हुआंग और सन टियान वो दोनों ही उस शॉपकीपर से उस आइटम को खरीदने की बात करने लगते हैं और हम देखते हैं कि लून ने उस आइटम से उस एंटिक रोप को निकाल लिया है जिसकी उसको तलाश थी। और फिर लून कहता है कि मैंने उस एंटिक आइटम में से रोप को चोरी कर लिया है और उस शॉपकीपर को पता भी नहीं चला। उस आइटम में जो उसकी एंटिक चीज थी असल में वो आइटम नहीं, एक्चुअली उसके ऊपर बंधी हुई ये रोप थी। मैंने सॉन टियान से पहले इस बाइंडिंग इमॉर्टल रोप को हासिल कर लिया है, तो इसका मतलब मैंने फ्यूचर को एक बार फिर से चेंज कर दिया है। इसके अलावा मेरे सामने सॉन टियान भी है। मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में इसने मेरी बहन को अगवा किया और उससे टोकन भी छीन लिया, साथ ही में उसके ब्लड का इस्तेमाल किया ब्लड सेक्रीफाइस के तौर पे। तो अब वक्त है इससे बदला लेने का। दूसरी तरफ एल्डर हुआंग टियान को बताते हैं कि ये गार्ड काफी ज्यादा एशियंट है और इस गार्ड के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रही है। जब टियान उस शॉपकीपर से पूछते हैं आखिर इस गार्ड की कितनी कीमत है, तभी वहां पर लून आकर टियान से कहता है, हेलो अंकल टियान, क्या ये आप हो? आपको देखकर मुझे लग ही रहा था कि आपका फेस थोड़ा फेमिलियर है। आखिर आप इस एंटिक जगह पे क्या कर रहे हो? ओह जी यून, तुम भी यहाँ पर हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी एंटिक चीजें खरीदने में इंटरेस्ट रखते हो। बाय द वे मैंने सुना था कि तुम्हारी फैमिली के अंदर एक एंटिक टोकन है। चलो छोड़ो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैं इसको खरीद लूँ। तभी लून लोगों को सुनाते हुए चिल्लाकर कहता है, क्या अंकल टियान आपकी फैमिली इतनी ज्यादा फेमस है और आप इस सस्ते से छोटे से गार्ड को खरीद रहे हो? क्या इसका मतलब यह है कि ये गार्ड काफी ज्यादा वैल्यूएबल है? जब आसपास के लोग सुनते हैं कि टियान फैमिली एक सस्ते से गार्ड को खरीद रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो सभी लोग उस गार्ड को खरीदने के लिए आगे जाने लगते हैं। वो सभी लोग शॉपकीपर से कहते हैं कि तुम इसको 10,000 में बेच रहे हो ना, मैं इसके लिए तुम्हें 20,000 दूंगा, बताओ कैसा सौदा है? और यहाँ तक कि इसकी बोली चली जाती है 50,000 तक। ये देखकर अंकल टियान का सर चकराने लगता है क्योंकि शॉपकीपर ने तो इसको काफी महंगे दाम में उनको बेच दिया, वो भी कितने 70,000 युआन में। और जैसे ही वो लोग उस दुकान की भीड़ भाड़ से बाहर निकल कर आते हैं तो वो दोनों ही जियान लून पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनको इस आइटम को काफी महंगे प्राइस में लेना पड़ा। लून अंकल टियांग से कहता है, अंकल टियान, मैंने सुना था कि आप मेरे फैमिली टोकन को जानने के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। टियान कहता है, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम मुझको वो टोकन दिखा सकते हो? लून कहता है, ऑफ कोर्स मैं दिखा सकता हूँ। और जैसे ही लून उनको उस टोकन को दिखाता है तो एल्डर हुआंग कहते हैं, ये तो खजाना है, क्या तुम उसको मुझे थोड़ा पास से दिखा सकते हो? सायोलून कहता है, नहीं ये मेरी फैमिली का एशियन टोकन है, तो मैं आपको भला ये ऐसे कैसे दे सकता हूँ? अंकल टियान कहते हैं, जायोलून तुम और सीजुन काफी अच्छे दोस्त हो, क्या तुम सीजुन के फादर को नहीं दिखाना चाहोगे ये? लून कहता है, सीजुन कौन है ये? मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। अंकल टियान कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम मुझे उस टोकन को दिखाने के बदले क्या लेना पसंद करोगे बताओ। तभी लून उनको अपना स्कैनर दिखाते हुए कहता है कि 1 मिनट के बदले में मैं लूंगा 1,000 और अगर आपको ये 5 मिनट के लिए चाहिए तो आपको मुझे 5,000 युआन देने पड़ेंगे। अंकल टियान को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पे करने के लिए मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लून उनको वो टोकन दे देता है क्योंकि लून के अकाउंट में सक्सेसफुली पेमेंट आ जाती है। उसके बाद लून अपने मन के अंदर सोचता है कि द 6 ग्रेट हेल के अंदर कुछ खाली सेल्स है जहाँ पर मैं अपना खाना पानी जमा करके रख सकता हूँ, तो अपोकलिप्स के शुरू होने से पहले मैं फटाफट से पानी और खाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ इन पैसों से। इसके अलावा लून को डाजी की भी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है, फॉर्डन आप कोई भी चीज द 6 ग्रेट हेल के अंदर स्टोर करके रखोगे वो कभी भी खराब नहीं होगा, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ चिकन को स्टोर कर देना ताकि मैं उसको खा सकूं। लून सोचता है, क्या चिकन? चलो ये चीज तो सेंस भी बनाती है, एक फॉक्स को तो चिकन खाना ही पसंद होगा ना। फिर लून उस आई हुई पेमेंट से पानी, चावल, आटा ये सब कुछ खरीद लेता है और साथ ही में कुछ एनिमल्स भी। वो सोचता है अगर किसी और ने मेरे को ये सब कुछ खरीदते हुए देखा तो वो यही सोचेगा कि मैं पूरा फार्मिंग करने वाला हूँ। उसके बाद लून की जो पेमेंट आई थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है वो सारी चीजें खरीदने में। और उसके बाद लून टियान से कहता है कि आपके 5 मिनट पूरे हो गए, अब देखने का समय खत्म हो गया, तो अब ये टोकन मुझे वापस दे दी। एल्डर हुआंग लून से पूछते हैं, क्या तुम इस टोकन को हमें बेचना पसंद करोगे? लून कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन इसके बदले में मैं लूंगा वो है 10 मिलियन युआन। क्या दे पाओगे इतने पैसे?
उस टोकन की कीमत सुनकर एल्डर हुआंग और अंकल सुआंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और फिर लून उस टोकन को उनसे छीनते हुए कहता है, अंकल टियांग क्या हुआ? मैंने इस टोकन की कीमत एकदम जायज बोली है। ये मेरी फैमिली का प्राचीन टोकन है जो कि हजारों सालों पुराना है। 10 मिलियन इतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इस टोकन के मुकाबले में। अगर आप इस टोकन को खरीदना चाहते हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। लून के चले जाने के बाद एल्डर हुआंग टियान से कहते हैं जो टोकन उसके पास था वो काफी ज्यादा एंटिक था, जो चीजें आपके पास थी उनसे कहीं ज्यादा। अगर हम उससे थोड़ा सा तोल मोल कर कर उस टोकन को अपने पास रख लें तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और आपकी कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग हम उसको 1000 युआन में खरीद ही पाएंगे शायद। इसके बाद टियान एल्डर हुआंग से कहता है, एल्डर हुआंग आपने मेरी काफी ज्यादा मदद करी एंटिक चीजों को ढूंढने में। अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा, आगे मुझे क्या करना है। एल्डर हुआंग के चले जाने के बाद टियान अपने बेटे सीजुन को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि वे अपने दोस्तों के साथ लून के घर पे जाएं। अगर उसके घर पे उसकी बहन हुई तो वो उससे टोकन ले या फिर लून से, क्योंकि जिस टोकन की तलाश इस समय टियान को है वो टोकन जिया फैमिली के पास है और लून ने उनसे काफी ज्यादा बदतमीजी कर ली है। तो अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वे लून से वो टोकन छीन लें और साथ ही में वे उसकी बहन को भी अगवा करेंगे ताकि वो ब्लड सेक्रीफाइस के थ्रू उस टोकन को यूज कर पाए। अपने घर जाते हुए लून को पता चल जाता है कि टियान उसको मारने का प्लान बना रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पछतावा लून को इस बात का है कि वे टियान से और पैसे नहीं निकला पाया। पर कोई बात नहीं, वे टियान से एक एक करके अपनी सारी प्रीवियस लाइफ का बदला लेगा जो अब तक टियान ने उसके और उसकी बहन के साथ किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक कर कर लून के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और लून भी वहां आकर बस्टियान के साथ जाने ही वाला था। पर तभी वहां पर भागते हुए यून की होम रूम टीचर आती है जिसका नाम है बाई सीयन। अपनी टीचर को ऐसे आते देख यून पूछती है, आखिर आपका अचानक से ऐसे आना क्यों हुआ? टीचर कहती है कि मेरा छोड़ो, अपना बताओ, आखिर तुमने अचानक से स्कूल को लीव क्यों कर दिया? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम अगर एग्जाम को नहीं दोगी तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा यून। तभी हमारा लून टीचर बाई से कहता है, मुझे माफ करना बाई, लेकिन मैंने ही यून से कहा था कि वे स्कूल को लीव कर दें क्योंकि अब वो मेरे साथ अपने घर जाने वाली है और हाँ, अब वो इसके बाद कभी भी स्कूल नहीं आएगी। ये सुनकर टीचर बाई को गुस्सा आ जाता है और वो लून से कहती है, जी ये यून हमारे क्लास की टॉप स्टूडेंट है और बहुत पहले ही उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले चुके हैं। मैंने सोचा था कि उसका भाई थोड़ा समझदार होगा, लेकिन ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा केयरलेस होगा। मैं बाई सीजन हूँ, जिया यून की होम रूम टीचर, और मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहन का फ्यूचर डार्क करने नहीं दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चले जाएं, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें परमिशन मेरे से लेनी होगी। हमारा लून कहता है, मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज है जिसके लिए मैं यून को लेकर जा रहा हूँ। तभी बाई को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो लून पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर पढ़ाई से भी ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है? क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? तभी बाई को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि इसको ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था और वो लून से कहती है कि स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा लून टीचर बाई के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि आप सच में एक ग्रेट टीचर हो, लेकिन तब भी मेरी एडवाइस आपको यही है कि जब आप वापस लौटो तो अपने पास खाना, पानी और मेडिसिन और जितना हो सके वेपन्स को अपने पास रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपने पास ज्यादा से ज्यादा पेन किलर्स को रखना है क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर टीचर बाई हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, आखिर ये कैसी बातें कर रहा है? क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? जो भी हो, मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि ऐसा भाई किसी को ना मिले। काश जिया यून बस तुम ठीक रहो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा लून अपनी बहन यून को ले आता है अपने घर पे और उसकी बहन उससे पूछती है, ब्रदर क्या कुछ बड़ा चीज होने वाली है जो आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? लून यून से कहता है कि तुम चिंता मत करो यून, तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा और अभी के लिए तुम ये टोकन पहन लो और इसे अपने पास संभाल के रखना और साथ ही में अपना भी ध्यान रखना। और हाँ, ध्यान रहे गलती से भी दरवाजा और खिड़की को खुला मत रखना, यहाँ के आसपास के लोग काफी ज्यादा बेकार है, ठीक है? मेरी बात समझ रही हो ना? और आखिर में लून यून से यही कहता है कि वो अभी के लिए कहीं बाहर जा रहा है किसी काम से। यून लून से कहती है, जब आप वापस आओगे तो मैं आपके लिए डिनर बना के रखूंगी। और वे घर के बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है, जब तक टोकन जिया यून के गले में रहेगा तब तक मुझे उसकी लोकेशन के बारे में पता रहेगा, लेकिन इस वक्त जो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाली चीज है वो है पैसा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रुओ को जो कि लून के घर में आने के बाद
सीजुन से कॉल पे बात कर रही होती है। वहाँ पर उसको कॉल के अंदर पता चलता है कि सीजुन अभी सियायुन के घर पे गया और वहाँ पर उसको सियायुन यानी कि हमारे लून की बहन नहीं मिलती। रो सीजुन को आइडिया देती है कि वो लून को उसके घर के अंदर बिजी रखेगी तब तक सीजुन अपने दोस्तों के साथ आ जाए और लून को पीटे। ये आइडिया सीजुन को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो रुओ से कहता है कि वे जल्दी ही लून के घर पे पहुंच जाएगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। उसके बाद रुओ लून के पास जाते हुए कहती है कि लून, तुमने मुझे काफी ज्यादा मिस किया होगा ना। वैसे सीजुन ने मुझे कॉल पे बताया कि वो आज रात तुम्हारे घर पे रुकने वाला है पार्टी करने के लिए, तो क्या ना हम दोनों मिलकर उसका वेट करें। लेकिन हमारा सिग्मा लून उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसको धक्का मारकर अपने रास्ते से हटा देता है। ये देखकर रो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेशरम एक बार फिर लून के कंधे को पकड़कर उससे कहती है, तुम सच में मेरे साथ ब्रेकअप करने की बात को सीरियस नहीं ले रहे थे ना। तुमने मुझे बहुत टाइम से नहीं देखा, तुम इसलिए काफी ज्यादा गुस्से हो गए थे। कोई बात नहीं, मैं अब तो हूँ तुम्हारे साथ। सॉरी, मगर जब भी मैं इस बात को याद करता हूँ कि मैं पहले तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, ये चीज मेरा दिमाग सच में खराब कर देती है। तो अभी के लिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनकर रुओ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन लून वहां से बाहर निकलते हुए कहता है, अपने इस गिरे हुए चेहरे को उठा लो वरना कोई इसके ऊपर पैर रख देगा। लून को जाते देख रुओ उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, और लून उसको बताता है कि मैं अपने घर को बेचने जा रहा हूँ। ये सुनकर रुओ एक बार फिर से चौंक जाती है और वो लून से कहती है, क्या तुम इसको बेचने जा रहे हो? तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इस घर में मेरे साथ शादी करने के बाद रहोगे? लून उसको बताता है कि इस वक्त उसको पैसों की सख्त जरूरत है और वो रुओ से ये भी पूछता है क्या वो इस घर को खरीदना चाहेगी। ये सुनकर रुओ सोच में पड़ जाती है कि पहले तो ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा था, अचानक से इतना कोल्ड कैसे हो गया। ये घर तो इसके फादर और मदर इसके लिए छोड़ के गए थे। कम से कम इस घर की कीमत 10 मिलियन है और इसके घर की वजह से ही मैंने इसको डेट किया था, वरना इसका फायदा क्या होता। तो आखिरकार रू डिसाइड कर लेती है कि वे लून के घर को खरीदेगी और वे लून से पूछती भी है कि आखिर इस घर को वो कितने में बेचेगा। लून बताता है कि कम से कम वो इस घर को 1 मिलियन में बेचना चाहता है। ये सुनकर रू अपने मन में सोचती है, क्या 1 मिलियन, इतने कम पैसों में वो इतने एक्सपेंसिव घर को बेचना चाहता है? पक्का इसको किसी का कर्ज चुकाना होगा तभी ये इस घर को बेच रहा है। लून कहता है, अगर तुम इस घर को खरीदना चाहती हो या नहीं चाहती हो मुझे अभी बता दो, वरना मैं जा रहा हूँ एजेंसी के पास, वो अच्छी कीमत लगा लेंगे इस घर की। ये सुनकर रो कहती है, ऑफ कोर्स मैं इस घर को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। कैसा लगेगा कि मैं आपको 3 लाख युआन दे दूं और बाकी के मैं बाद में दे दूं? ये सुनकर लून कहता है, क्या तुम सच में घर को इंस्टॉलमेंट में खरीदने की सोच रही हो? सुनो मेरी बात, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं मिलियन वाले घर को तुम्हें सिर्फ कुछ पैसों में खरीदने दूं। इसके बाद रुओ के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है कि जल्दी ही सीजुन अपने दोस्तों के साथ इसको मारने के लिए आता होगा। तब तक मैं इससे कुछ मिलियन पैसों में इस घर को खरीद लेती हूँ और जब सीजुन आएगा तो वो तो इससे वो सारे के सारे पैसे निकलवा ही लेगा। अभी के लिए मेरा काम यही है कि मैं सीजुन और उसके दोस्तों के आने तक इस बेवकूफ को बिजी रखूं। इसके बाद रुओ लून की बात को मान जाती है और वो उसको स्टेट ऑफिस में चलने के लिए कहती है। स्टेट ऑफिस में जाकर रुओ लून के घर को खरीद लेती है और वे कॉल पे अपनी मॉम को बता देती है कि उसने मिलियन पैसे में काफी अच्छा सा घर खरीदा है, जो कि हमारे लिए काफी बढ़िया डील है। इसके अलावा जो पैसे उसने अभी भी घर में खरीदने के लिए इस्तेमाल करे हैं, वो सारे के सारे पैसे अभी उसको वापस मिल जाएंगे। रो की बात सुनकर कॉल पे उसकी मॉम उससे कहती है कि देखने से लगता है कि तुम जिया लून जैसे किसी बेवकूफ लड़के को डेट कर रही हो और तुमने अपना पैसा खर्च किया उसके घर को खरीदने के लिए। तुम्हें पता है ना रुओ कि जो पैसा तुमने अभी खर्च किया वो हमारी फैमिली सेविंग्स है। रुओ शैतानी मुस्कान देते हुए अपनी मॉम से कहती है, मॉम चिंता मत करो, हमें जल्दी ही पैसा मिल जाएगा। अगर ये हमें पैसा ना दे तो इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। उसके बाद हमारा लून रो से कहता है, अगर तुम्हारी कॉल पे बात हो गई हो तो जल्दी से मेरी पेमेंट मुझे दे दो। रो लून को पेमेंट ट्रांसफर करते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इनमें से एक भी पैसा खर्च नहीं करोगे। इसके बाद लून के भी फोन में मैसेज आ जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुली आ चुकी है और फिर हमारा लून अपने मन के अंदर सोचता है, इस बेवकूफ लड़की को नहीं पता जब अपोकलिप्स शुरू होगा तो उस वक्त सारे के सारे घर टूट जाएंगे और उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और जो इसने 1 मिलियन मेरे को अभी दिए हैं, इससे इसने अपना 1 चांस भी गवा दिया सरवाइव करने का। और जो रो थी वो पागलों की तरह हंसने लगती है लून के घर को मिलने के बाद और वे लून के पास जाते हुए कहती है, चलो इस खुशी के मौके पर सेलिब्रेट करते हैं। लून कहता है, सेलिब्रेट? हाँ चलो कर ही लेता है। दूसरी तरफ जो सीजुन और उसके दोस्त थे वे लून के घर को ढूंढते हुए बस उसके घर पहुंचने ही वाले थे और उनका टारगेट था लून की बहन जिया यून।
वो सबसे पहले जिया यून को पकड़ेंगे और उसके ब्लड का इस्तेमाल करेंगे ब्लड सेक्रीफाइस के लिए। और जो हमारी जिया यून थी वो इस बात से बेखबर थी कि कोई यहाँ पर आने वाला है उसको पकड़ने के लिए, और जो टोकन जिया यून के गले पर लून ने बांधा था वो टोकन ग्लो करने लगता है। सो या इस मांगा के मैंने 6 के 6 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब तक इसके सिर्फ 6 ही चैप्टर्स आए हैं, और जब फ्यूचर में इसके और चैप्टर्स आएंगे तो मैं उनको फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ये मानवा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए सायोनारा।